नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको देश की नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग की एक झलक दिखाऊंगा। पार्लियामेंट की नई हाईटेक बिल्डिंग बनकर तैयार है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस बिल्डिंग की झलक आपको दिखाने की वजह यह भी है कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो उससे पहले ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। सबसे पहले ऐतराज जताया कांग्रेस ने। कांग्रेस से पहली आपत्ति यह की कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की जरूरत क्या है। कांग्रेस का कहना है कि पुरानी पार्लियामेंट से ही काम चलाया जा सकता था। कांग्रेस ने दूसरा ऐतराज जताया कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं, राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाते। कांग्रेस का कहना है कि पार्लियामेंट के लिए तो राष्ट्रपति सुप्रीम होते हैं। इसके जवाब में बीजेपी सपोर्टर्स ने एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी का फाउंडेशन स्टोन रखते दिखाई दे रहे हैं और पूछा गया कि तब कांग्रेस ने राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया था। कांग्रेस ने इसका जवाब तो नहीं दिया पर कहा कि बीजेपी दलित और आदिवासी विरोधी है, इसलिए राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। जवाब आया, पहले यह बताओ कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति किसने मनवाया। कांग्रेस की एक और आपत्ति यह है कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग का उद्घाटन सावरकर की जयंती के मौके पर क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस के स्टैंड को तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी सपोर्ट किया है। लेकिन सवाल है, क्या वाकई में नई पार्लियामेंट बिल्डिंग फिजूल खर्ची है? क्या राष्ट्रपति को उद्घाटन के मौके पर न बुलाकर सरकार ने कोई गलती की है? क्या सावरकर की जयंती पर बिल्डिंग का उद्घाटन करके बीजेपी कोई मैसेज देना चाहती है? इन सारे सवालों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग दिखती कैसी है, इसमें कैसी कैसी सुविधाएं हैं और पुरानी बिल्डिंग से यह नई बिल्डिंग अलग कैसे है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के जिस नए भवन का उद्घाटन करने वाले हैं वो स्टेट ऑफ आर्ट डिजाइन और आर्किटेक्चर का नमूना है। 4 मंजिला बिल्डिंग है। इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 मेंबर्स के बैठने का इंतजाम है। नई बिल्डिंग में लाउंज, लाइब्रेरी, मंत्रियों के दफ्तर, राजनीतिक दलों के ऑफिस, अफसरों के बैठने की व्यवस्था, कैफेटेरिया से लेकर पार्किंग तक की व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा गया है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग पूरी तरह हाईटेक होगी। इस 4 मंजिला बिल्डिंग को बनाने में करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत आई है और सबसे बड़ी बात है कि इस बिल्डिंग को सिर्फ 28 साल में बनाकर पूरा कर लिया गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे तो हो सकता है पार्लियामेंट का अगला सेशन इस नए भवन में हो। लेकिन अब कांग्रेस ने इस बिल्डिंग के उद्घाटन पर भी ऐतराज जताया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री को नए पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रेसिडेंट को करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को नहीं। और इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए। खड़गे ने कहा, नए पार्लियामेंट हाउस के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को नहीं बुलाना राष्ट्रपति के साथ साथ देश के आदिवासियों का अपमान है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने एक आदिवासी महिला को प्रेसिडेंट तो बना दिया मगर उनका सम्मान नहीं करती। खड़गे ने चैलेंज किया कि अगर सरकार सच में राष्ट्रपति का, आदिवासियों का और दलितों का सम्मान करना चाहती है तो नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाए, क्योंकि वो देश के फर्स्ट सिटीजन हैं। प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया। इस वक्त इस इनॉग्रेशन को भी वो शेड्यूल ट्राइब मुर्मा जी है और ये बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को इतना महत्व दिया। अरे जिस जगह महत्व देना है, उनकी गरिमा बढ़ाना है, उस जगह तुम उनको देते नहीं और बात के लिए, अपने वोटों के लिए ये बात कहकर दूर हो जाते। इसके बाद आनंद शर्मा ने कहा, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत ही नहीं है।
आनंद शर्मा ने कहा कि हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग तो सिर्फ 100 साल पुरानी है, जबकि ब्रिटेन के पार्लियामेंट तो 539 साल पुरानी है। अमेरिका की पार्लियामेंट बिल्डिंग 300 साल पुरानी है। फ्रांस का संसद भवन 250 साल पुराना है। आनंद शर्मा ने कहा इन देशों में तो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमारे देश में नई बिल्डिंग बनाकर फिजूल खर्ची की जरूरत क्या थी। और इसके बाद आनंद शर्मा ने कहा कि पार्लियामेंट राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है, तो फिर राष्ट्रपति के बजाय प्रधानमंत्री से उसका उद्घाटन कराने का क्या औचित्य है। दुर्भाग्य की बात है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को वो सब अवसर नहीं मिला, सम्मान मिलना चाहिए। अब वो नींव पत्थर रखा गया, उसमें नहीं बुलाए, हालांकि रखना उनको चाहिए था। अब उद्घाटन हो रहा है, उसमें भी नहीं। तो एक सैद्धांतिक बात है। हमारा मत है कि संविधान का सम्मान नहीं हो रहा और ये न्यायोचित नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को आग्रह करके सम्मान से बुलाना चाहिए। ये बात भी अच्छी नहीं, संदेश अच्छा नहीं कि पहली बार कोविंद जी थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने आज इस पे अपना कुछ बयान दिया है और अब एक हमारी अनुसूचित जाति की ट्राइबल राष्ट्रपति हैं, महामहिम, उनको भी दूर रखा जाए। ये क्या संदेश है इसमें? What I've said is a serious matter and we are sharing our position as Indian National Congress. इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस की राय भी कांग्रेस की तरह ही है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन ने कहा, मोदी सरकार और बीजेपी अहंकार में डूबे हैं। वो सोचते हैं कि लोकसभा में बहुमत मिलने से वो पूरे देश के मालिक बन गए हैं, इसलिए जो चाहे कर सकते हैं। जो ट्रेजरी बेंच है वो विश्वास करते मोदी है तो मुमकिन है, तो वो विश्वास करते कि उसका पार्लियामेंट्री सीट का संख्या है 303, तो जो जी चाहे वो कर सकते। वो विश्वास करते कि पूरा भारतवर्ष उनका टेरिटरी है, तो टेरिटरी मानने से वो जो जी चाहे करेगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट, ये ट्रेजरी बेंच का मेंटलिटी है, एटीट्यूड है। तो हम विश्वास करते कि कभी भी हिटलरी, तुगलकी, तानाशाही लास्ट बात नहीं होते। वी द पीपल ऑफ इंडिया ऑलवेज टेल्स द लास्ट वर्ड। नोट करने वाली बात है कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस के विरोध को समाजवादी पार्टी ने गैर जरूरी बताया। रामगोपाल यादव ने कहा कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव के मुखिया होते हैं, ऐसे में इस पर सवाल उठाना ही बेमानी है। संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रपति ही सरकार के मुखिया हैं, इसलिए पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन प्रेसिडेंट को करना चाहिए। कांग्रेस के आरोप के जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस को इतिहास याद दिलाया। बीजेपी की तरफ से एक पुराना वीडियो जारी किया गया। यह वीडियो 15 अगस्त 1987 का है, 1987 का। वीडियो में उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी का फाउंडेशन स्टोन रखते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को सामने रखकर बीजेपी ने कहा कि कोई प्रधानमंत्री पहली बार संसद या उससे जुड़ी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं कर रहे। राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री के रूप में ऐसा कर चुके हैं। बीजेपी ने कहा इससे पहले 24 अक्टूबर 1975 को 1975 में इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। उस वक्त कांग्रेस ने राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया था? बीजेपी के प्रवक्ता तरुण चुग ने कहा, कांग्रेस के राज में सरकारी योजनाओं, सरकारी बिल्डिंग्स और सड़कों तक के नाम सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पर होते थे। तब कांग्रेस को कभी राष्ट्रपति की याद नहीं आई। तरुण चुग ने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है और रिकॉर्ड वक्त में पूरा कर लिया। ये कैसे हो गया? इसलिए कांग्रेस इसके विरोध के बहाने ढूंढ रही है। देश की टैक्स पेयर के मनी से बने लगभग 150 संस्थानों का नाम
जिस कांग्रेस पार्टी ने गांधी नेहरू परिवार के नाम पर रखा, जाइए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, राजीव गांधी खेल रत्न, वो कांग्रेस आज प्रश्न कर रही है। स्पीकर ने प्रधानमंत्री जी को बुलाया है, प्रथम सेवक वहां जा रहे हैं, और कांग्रेस की आदत बन चुकी है हर चीज में कुछ ना कुछ अडंगा डालने की। पहले ये विरोध करते रहे, बन क्यों रहा है? अब बन गया तो विरोध। अरे लोकतंत्र का मंदिर बना है, सभी पार्टी के लोगों को इसमें बैठना है। आपको सहयोग देना चाहिए और सराहना करनी चाहिए कि निश्चित समय में लोकतंत्र का मंदिर देश को समर्पित हो रहा है। बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतीक है। ये पूरे देश की धरोहर है। अच्छा होता विपक्षी दल इस पर राजनीति से बाज आते और देश की इस उपलब्धि का जश्न मनाते। संसद भारत के लोकतंत्र का प्रतिनिधि है। ये किसी राजनीतिक दल या किसी नेता के साथ इसका संबंध नहीं है, परंतु अफसोस इसमें भी अगर आप राजनीति देखते हैं तो ये विपक्ष की क्षुद्र दृष्टि के अलावा और कुछ नहीं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और अब जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व के सबसे बड़े देश, वहां पर लोकतंत्र का नया मंदिर अर्थात संसद भी भव्य रूप में उभर कर सामने आ रहा है। मेरे विचार से स्वतंत्रता के इस अमृत काल में लोकतंत्र के इस नए भवन का उभर कर आना इस स्वरूप में भारतीयता और भारत के आत्मगौरव और स्वाभिमान के लिए भी एक मील का पत्थर है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सपोर्ट किया। केजरीवाल की पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, संसद के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति को न्योता नहीं देना चाहिए। महामहिम का, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति को न्योता न देना महामहिम का सबसे बड़ा अपमान है। उन्होंने कहा कि संघ और बीजेपी तो बुनियादी तौर पर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की विरोधी है। 97 वर्ष पुरानी एक संस्था है संघ। 97 वर्षों में आज तक उसका प्रमुख कोई दलित और पिछड़ा आदिवासी नहीं बना। 97 वर्षों में। और मैं बराबर इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता से दलित, आदिवासी और पिछड़ों की विरोधी है। और इसलिए देश की आदिवासी महिला को आप राष्ट्रपति चुनावी राजनीति के लिए, उसको भुनाने के लिए तो बना देते हैं, लेकिन बताइए भारत की संसद का उद्घाटन हो और राष्ट्रपति न बुलाए जाए, इससे ज्यादा अपमान कोई राष्ट्रपति का हो सकता है? इससे बड़ा अपमान कोई आदिवासी समाज या दलित समाज का हो सकता है? इससे बड़ा अपमान या इससे बड़ा कोई संदेश वंचित समाज में भाजपा दे सकती है कि हम इनके विरोधी हैं? ये पूरे शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज का अपमान है। मुझे लगता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन कौन करता है। फर्क तो इस बात से पड़ता है क्या नई बिल्डिंग में पार्लियामेंट की कार्रवाई ठीक से चलेगी या नहीं। फर्क तो इस बात से पड़ेगा कि क्या पुरानी पार्लियामेंट में हंगामा करने की परंपरा को वहीं छोड़कर अब नई पार्लियामेंट इश्यूज पर बहस करने का फोरम बन पाएगी या नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है क्या वाकई में नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत है या नहीं। मुझे याद है इसकी जरूरत का जिक्र सबसे पहले लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने किया था। वो कांग्रेस की बड़ी नेता थी। जयराम रमेश ने उस वक्त इसका सपोर्ट किया था। जो लोग संसद में गए हैं वो जानते हैं पुरानी बिल्डिंग में जगह की कितनी कमी है। कर्मचारियों के बैठने की जगह नहीं है। कॉरिडोर्स में बड़ी बड़ी अलमारियां पड़ी हुई हैं। पार्टियों के दफ्तर के अलॉटमेंट को लेकर मारामारी होती है। साउंड सिस्टम पुराना है। बारिश के वक्त बिल्डिंग के कुछ हिस्सों में पानी टपकता है। कई जगह एसी काम नहीं करते। कई जगहों पर दरारें पड़ गई हैं। और इनसे भी बड़ी बात यह है कि सांसदों के बैठने की जगह कम पड़ने लगी है। पुरानी बिल्डिंग में लोकसभा के 543 सदस्य बैठ सकते हैं। जब 2026 में लोकसभा सीटों का पुनर्गठन होगा तो यह संख्या 800 से ऊपर हो जाएगी। इस लिहाज से पुरानी बिल्डिंग और भी छोटी पड़ेगी।
नए एमपीज कहां बैठेंगे? इसलिए नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग तो जरूरी थी। अब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनकर तैयार है, यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्योंकि यह काम मोदी ने हाथ में लिया, सिर्फ 2.5 साल में रिकॉर्ड टाइम में पूरा कर दिया, तो इसका क्रेडिट उनको मिलना ही चाहिए। और यह भी सोचना चाहिए इस बिल्डिंग में कोई मोदी अकेले थोड़ी बैठेंगे, ये तो सबके काम की है, सबके लिए है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र की संसद भी शानदार होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को पार्लियामेंट के नई बिल्डिंग के उद्घाटन का स्वागत करना चाहिए। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस को तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया, क्योंकि दोनों पार्टियों का अपना अपना सियासी मतलब है। संजय सिंह ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को इतना सपोर्ट किया क्योंकि दिल्ली में एलजी को पुरानी पावर वापस करने वाले केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के सपोर्ट की जरूरत है, और उन्होंने मांग भी लिया। संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस को मोदी सरकार के उस ऑर्डिनेंस का विरोध करना चाहिए जिसमें दिल्ली के एलजी को सर्विसेज की पावर दे दी गई है। संजय सिंह ने कहा, जब मोदी सरकार राज्यसभा में यह विधेयक पेश करे तो सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर इस बिल को रोकना चाहिए। यही विपक्षी एकता का इम्तिहान होगा। सारे राजनीतिक दलों से मुलाकात करेंगे और जब ये काला कानून राज्यसभा के अंदर आएगा, जहां पर बीजेपी का बहुमत नहीं है, वहां सारी विपक्षी पार्टियों को मिलाकर इस बिल को वहां पर गिराने के लिए सबको एकजुट करने का प्रयास करेंगे। और ये 2024 का सेमीफाइनल भी होगा, ये विपक्षी एकता का सेमीफाइनल भी होगा। क्या सारा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए एकजुट है या नहीं है, इसकी एक बड़ी अग्नि परीक्षा जब यह अध्यादेश बिल के रूप में राज्यसभा में आएगा उस वक्त होगा। ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है, ये देश में आपातकाल है, इमरजेंसी है। तो कांग्रेस पार्टी को भी यह तय करना होगा कि क्या वो भारत के संघीय ढांचे और लोकतंत्र के पक्ष में खड़ी है या उसके खिलाफ खड़ी है। एक लाइन की बात है, क्या भारत के संघीय ढांचे और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हमें एकजुट नहीं होना चाहिए? तो इसमें सवाल कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी का नहीं है, यह सवाल है जिस बुनियाद पे हम जिंदा हैं और चल रहे हैं, जिस बुनियाद पे पूरा भारत और 140 करोड़ लोग खड़े हैं, वो बुनियाद अगर हिलाने और गिराने की कोशिश की जा रही है तो कम से कम उसको बचाने के लिए तो हम सब लोग एक साथ आए। संजय सिंह के इस बयान पर कांग्रेस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, न हा कहा न ना किया। लेकिन इस मसले पर नीतीश कुमार ने कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करने के लिए मनाने की काफी कोशिश की है। नीतीश कुमार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस केजरीवाल के सपोर्ट के लिए राजी हो गई है। जब पार्लियामेंट का सेशन होगा तब सरकार इस ऑर्डिनेंस को मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में रखेगी तो कांग्रेस उसका विरोध करेगी। अब अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के मुद्दे पर विरोधी दलों को एकजुट करने की कोशिश में लगे हैं। कल नीतीश से मिले थे और आने वाले कल कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से मिलेंगे, फिर परसों मुंबई जाकर उद्धव से मिलेंगे और अगले दिन शरद पवार से सपोर्ट मांगेंगे। इधर नीतीश कुमार भी अपने मिशन में लगे हैं, उनका अपना मतलब है। उन्होंने आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जाकर मुलाकात की। इस मीटिंग में तेजस्वी यादव को भी मौजूद रहना था, लेकिन तेजस्वी नहीं पहुंचे। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा राहुल गांधी और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने कांग्रेस के नेताओं को समझाया कि अगले लोकसभा चुनाव में अगर मोदी को हराना है तो मिलकर लड़ना कितना जरूरी है। नीतीश चाहते हैं कि एंटी मोदी मोर्चे के गठन में देर नहीं होनी चाहिए और जितना जल्दी हो इसका ऐलान कर देना चाहिए। नीतीश की कोशिश है कि एंटी मोदी मोर्चे की मीटिंग पटना में हो और वहीं इसका ऐलान कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस फिलहाल जल्दबाजी में नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि पहले सीटों का फॉर्मूला तय हो जाए, किस राज्य में कौन सी पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी ये फाइनल हो जाए, तब आगे बात करेंगे। इसीलिए आज की मीटिंग में बात तो हुई लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। मीटिंग के बाद जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बात हो गई है, सब तय हो जाए, इसके बाद 1-2 दिन में बताएंगे सभी विरोधी दलों की अगली मीटिंग कहां होगी।
आज मीटिंग में विपक्षी एकता के बारे में जो सहमति बनी हुई थी उस सहमति पर विस्तार से चर्चा हुई और विपक्षी एकता के लिए सभी दलों की बैठक जगह और समय और तिथि ये 1 से 2 दिनों में तय करके आपको बता दिया जाएगा। मीटिंग कहाँ होगी, कब होगी, कौन कौन लोग उसमें आमंत्रित। इससे पहले विपक्षी दलों की एकता के लिए नीतीश कुमार जब जब किसी नेता से मिले थे तो हर बार उन्होंने बाहर आकर मीडिया से बात की थी, मीटिंग का एजेंडा बताया था। लेकिन आज नीतीश सामने नहीं आए, ललन सिंह को भेजा। इससे इशारा तो मिल गया कि कांग्रेस अभी समझौते के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, इसीलिए बीजेपी के नेताओं ने अब नीतीश का मजाक बनाना शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का सपना देख रहे हैं, उसी चक्कर में इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि नवीन पटनायक ने पहले ही उन्हें खाली हाथ वापस भेज दिया था। अब कांग्रेस भी टरका रही है। ये व्याकुल भारत है, मैं कई बार कह चुका हूं, ये व्याकुल भारत है। तो व्याकुल भारत आज व्याकुलता के साथ भारत में घूम रहे हैं विपक्षी एकता। कौन सी विपक्षी एकता? ये खुद प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं, किसको मनाने जा रहे हैं? नवीन पटनायक जी को तो मना करके आ गए, नवीन जी ने इनको बता दिया कि क्या होता है विपक्षी एकता। ये बिहार को संभालें या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के ये काम शुरू करें। बिहार जल रहा है, बिहार लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिगड़ रही है। मैं बेगूसराय में देख रहा हूं कि हर दिन हत्या लूट हो रहा है, और ये चले हैं अपन बियाह ने और सूरदास के बरतुहारी। अपना बिहार संभाल नहीं रहा है और देश को संभालने के लिए विपक्षी एकता कर। एक बात माननी पड़ेगी, नीतीश कुमार मेहनत तो शिद्दत से कर रहे हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट उन्हें मिला भी है। लेकिन बड़ी बात है, अगर कांग्रेस नीतीश की कोशिश में शामिल न हुई तो सब बेकार है। कांग्रेस के बिना विरोधी दलों की एकता का कोई मतलब नहीं है, और कांग्रेस की मुश्किल को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती है। इसके लिए जरूरी है कांग्रेस 300 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन ममता बनर्जी कह चुकी हैं, अगर कांग्रेस विरोधी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है तो कांग्रेस को 210 से ज्यादा सीटों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ममता हो, अखिलेश हो, नीतीश हो, ये उन सब राज्यों में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को तैयार हैं जहां कांग्रेस की बीजेपी के साथ डायरेक्ट फाइट है। ऐसे 10 राज्य हैं: गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और गोवा। इन राज्यों में कुल मिलाकर 144 सीटें हैं, और इनमें से कांग्रेस के पास आज की तारीख में सिर्फ 7 सीटें हैं और बीजेपी के पास 144 में से 132। इसलिए कांग्रेस अब उन राज्यों में ज्यादा सीटें मांगेगी जिनमें दूसरे क्षेत्रीय दल पहले से ज्यादा मजबूत हैं। बंगाल में ममता कांग्रेस को ज्यादा सीटें कैसे देंगी, कहां से देंगी? अखिलेश यादव यूपी में कांग्रेस को सीटें क्यों देंगे? लालू बिहार में कितनी सीटें दे पाएंगे? हेमंत सोरेन झारखंड में कुछ देना नहीं चाहते। इसीलिए कांग्रेस नीतीश से कह रहे कि पहले सीटों की बात तय करो, और नीतीश कह रहे हैं कि पहले मिलकर लड़ने पर सहमति बना लो, सीटों की बात बाद में हो जाएगी। इसी पर बात अटकी है और लगता है अटकी रहेगी। कांग्रेस इस वक्त पूरी हवा में है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी अभी कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को बुरी तरह हराया है। लेकिन वहां सरकार के गठन के साथ कांग्रेस के सामने कई परेशानियां आनी शुरू हो गई हैं। सरकार बने अभी 48 घंटे बीते हैं और मुस्लिम संगठनों ने कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा पूरा करे। मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन जमीयत उलमाए हिंद, इसके चीफ मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार मुसलमानों के वोट की वजह से बनी, इसलिए अब कांग्रेस को अपना वादा पूरा करना चाहिए।
अरशद मदनी ने कहा, कांग्रेस ने बजरंग दल के खिलाफ मैनिफेस्टो में जो स्टैंड लिया है, अगर यह काम कांग्रेस ने 70 साल पहले कर दिया होता तो आज कांग्रेस की यह हालत न होती। मदनी ने कहा कि बजरंग दल के मुस्लिम विरोधी एक्शन का रिएक्शन पीएफआई है। कांग्रेस इख्तिदार में नहीं है, मगर गांधी फैमिली आगे बढ़ी। दो ही भाई बहन, उन्होंने जिन चीजों को अपने मैनिफेस्टो के अंदर दाखिल किया, आप गौर करें कि हमसे वादे किए गए कि हम फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। कर्नाटक का पूरा इलेक्शन मुस्लिम नफरत के ऊपर मबनी है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये बात कही कि हम बजरंग दल के ऊपर, पॉपुलर फ्रंट के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। हमें कोई फिक्र नहीं कि पॉपुलर फ्रंट अमल नहीं है, रद्द अमल है। अगर बजरंग दल की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी न होती, पॉपुलर फ्रंट जन्म न लेता। आप बजरंग दल के ऊपर पाबंदी लगाइए, हमें कोई अफसोस नहीं है। 100 पॉपुलर फ्रंट के ऊपर पाबंदी लगा दीजिए। मैं कहता हूं 95 नहीं 98% मुसलमान ने कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को वोट दिया है, और उसकी बुनियाद यही थी कि फिरका परस्ती का नाग जो आजाद फिर रहा है, कांग्रेस ये वादा करती है कि हम उसको नाक में नकेल डालेंगे। हमें खुशी है इस बात की। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। मौलाना मदनी ने जो कहा उसका बीजेपी ने विरोध किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मदनी सही कह रहे हैं, 70 साल पहले गलती तो हुई थी। अगर बंटवारे के वक्त ही हमारे पुरखों ने गलती न की होती तो आज मदनी जैसे लोग पाकिस्तान में होते। गिरिराज सिंह ने कहा, जो लोग आज गजवाए हिंद का नारा देते हैं, ये सब 70 साल पहले हुई गलती का नतीजा है जो आज की जनरेशन को भुगतना पड़ रहा है। मदनी साहब, 70 साल पहले अगर हमारे पूर्वजों से भूल नहीं होती कि देश के बंटवारे में अगर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान, तो आज भारत में न कोई जाकिर मियाँ पैदा लेता, न ओवैसी पैदा लेता, न मदनी पैदा लेता, न भारत को गजवाए हिंद की बात करता। आज हमारे ऊपर ही बजरंग दल को कह रहे हैं कि इस पर लगना चाहिए पाबंदी, और ये 70 साल पहले। देश का दुर्भाग्य है, हमारे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई, और वही भूल का खामियाजा आज की पीढ़ी भोग रही है। और ऐसे ऐसे लोग गजवाए हिंद की चर्चा करते हैं। चूंकि अरशद मदनी ने बजरंग दल पर सवाल उठाया, बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की, इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने भी तीखा जवाब दिया। वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, अरशद मदनी के कहने पर कांग्रेस बजरंग दल पर बैन लगाने का मिस एडवेंचर करके देख ले। आलोक कुमार ने कहा, मदनी जैसे बुजुर्ग को मुस्लिम भाइयों को भड़काने के बजाय समझाना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में इस्लामी संगठन हिंसा कर रहे हैं। ऐसे जिहादी मानसिकता से बचने की सलाह देनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि दुख की बात है, मदनी उल्टा काम कर रहे हैं। यह न देश के लिए ठीक है और न देश के मुसलमानों के लिए। बजरंग दल देश की सात्विक और धार्मिक शक्तियों का बल है। 1992 में कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया था। ट्राइब्यूनल ने 6 माह तक मामला सुना, एविडेंस किया, आर्गुमेंट सुने और कहा बजरंग दल पर प्रतिबंध का कोई आधार सरकार साबित नहीं कर पाई, हम इसको रद्द करें।
अभी भी कुछ मिस एडवेंचर होगा तो परिणाम यही होगा। पर थोड़ा मदनी को अपने अंदर भी झांकना चाहिए। देवबंदी विचारधारा के बारे में भी विचार करना चाहिए। पूरे विश्व में जिहाद के नाम पर सभ्य समाज को जो आतंक पैदा कर रहे हैं, जो लूटमार और हिंसा हो रही है, क्या ये विश्व शांति के लिए उचित है? क्या इस प्रकार की जिहाद की अवधारणा को प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए? अब ये बात तो सही है कि बजरंग दल पर पाबंदी लगाने के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक के चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में कह तो दी थी, लेकिन चुनाव के दौरान ही कांग्रेस अपनी बात से पीछे भी हट गई थी। इसलिए अब कांग्रेस के नेता इस मामले में कुछ बोलने से बच रहे हैं। न चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया कुछ बोले, न डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिव कुमार। कर्नाटक सरकार में मंत्री और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने बजरंग दल का नाम लिए बगैर सिर्फ इतना कहा, जो भी कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करेगा उस पर सरकार एक्शन लेगी, वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो सकता है। हमने अपने मैनिफेस्टो में बहुत क्लियरली ये बताया है कि जो भी संगठन हमारी समाज में शांति भंग करने की कोशिश करेंगे, उन सबको हम कानूनी तौर पे एक्शन लेंगे। वो किसी भी मजहब का संगठन रहने दीजिए। एक्शन रिएक्शन का मामला वो सब वो जो जिन्होंने बोला उनसे पूछिए। हमारा जिम्मेदारी है एक कानून सुव्यवस्था को कायम रखने का, वो हम करेंगे, वो काम करेंगे। लेकिन बात सिर्फ बजरंग दल की नहीं हुई। जमीयत के जलसे में मौलाना अरशद मदनी के भतीजे हसन मदनी ने तीखी तकरीर की। हसन मदनी ने कहा कि जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करता है वो गद्दार है। हिंदू मदनी ने कहा, अगर कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो फिर इस्लामिक राष्ट्र की बात करना गलत कैसे हो सकता है? और ये कहा जाता है, ये समझा जा रहा है कि हम मुसलमानों को डराकर उनका मजहब और उनका दीन उनसे छीन लेंगे। वो समझ लें कि शेरनी की नस्ल सियार पैदा नहीं करती। वो समझ लें कि शेरनी की नस्ल सियार पैदा नहीं करती और मुसलमानों की मां गद्दार पैदा नहीं करती। मुसलमानों की मां गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से शेर मरा नहीं करते। भेड़ियों की ताकत से शेर मरा नहीं करते और मोहम्मद के दीवाने किसी से डरा नहीं करते। वो लोग आज देश के टुकड़े टुकड़ा करने के लिए उन लोगों को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, जो आज इस मुल्क के अंदर ये आवाज लगा रहे हैं कि इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनना चाहिए। इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, असल गद्दार वो है इस देश के, जो देश के अंदर रहकर इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। अगर वो हिंदू स्टेट की बात कर रहे हैं और वो गद्दार नहीं है, मुसलमान अगर इस्लामी देश की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? सिख अगर खालिस्तानी की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? रास्ते तुम खोल रहे हो। लेकिन ऐसे मसलों पर आग दोनों तरफ बराबर लगी है। जिस जलसे में अरशद मदनी ने यह बात कही वो जलसा मुंबई में हुआ था, इसलिए मुंबई से भी मौलाना मदनी के बयान पर रिएक्शन आया। बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने कहा, भारत तो हिंदू राष्ट्र है। मदनी जैसे लोग जितनी जल्दी ये बात समझ लें उतना ही अच्छा होगा। नीतीश राणे ने कहा, बजरंग दल पर कांग्रेस कभी बैन नहीं लगा पाएगी, क्योंकि वो जानती है अगर वो ऐसा करेगी तो इस देश के हिंदू कांग्रेस की लंका जला देंगे। कोई तो ये मौलाना मदनी जो है उन्होंने कहा है कि जो भी हिंदू राष्ट्र कहेगा वो गद्दार है। तो मौलाना मदनी को कहूँगा कि सबसे बड़े गद्दार ये कहने वाले ही है, क्योंकि जो देश में 90% अगर हिंदू रहते हैं तो हमारा हिंदुस्तान देश ये हिंदू राष्ट्र ही है। उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने जल्दी आप सब जैसे लोग ये चीज़ स्वीकारेंगे, उतना ही ज़्यादा दिन आप हमारे देश में रह सकोगे
बजरंग दल पे बंदी ये कांग्रेस कभी भी डाल नहीं सकती, हिम्मत भी नहीं कर सकती। कांग्रेस को भी मालूम है कि जिस दिन बजरंग दल पे बैन लगेगा उस दिन कांग्रेस की लंका इस देश का हिंदू समाज जला देगा। मौलाना हसन मदनी ने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को गद्दार ठहराया और आजकल बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री सबसे ज्यादा बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अपनी हर कथा में वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हैं। फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार मध्य प्रदेश के सागर में लगा हुआ है। हनुमंत कथा शुरू करने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री ज्वाला देवी मंदिर के दर्शन के लिए गए। धीरेन्द्र शास्त्री जहां जाते हैं हजारों की भीड़ उन्हें देखने और सुनने के लिए जमा हो जाती है। यहां भी ऐसा ही हुआ और उसके बाद सड़क पर ही बागेश्वर बाबा ने अपना दरबार लगा लिया। यहां भी धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया और कहा अगर शांति से बात नहीं बनती तो हिंदू राष्ट्र के लिए वो राम नाम की क्रांति करने को भी तैयार है। और हम तो अर्जी लगाई चुके, आप लोग भी लगाइयो, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए और अर्जी लगाइयो विरोधियों की ठटरी बढ़ जाए। भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा और हम तुमसे कहते हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जाग जाओ, वरना कोई राम को मंदिरों को नहीं पूछेगा। इसलिए तुम मेरा साथ दो। अरे बहुत हो गया। ओम द्यो हो शांति रक्षकुम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, रोखदिया शांति। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब भारत में ओम द्यो हो क्रांति रक्षकुम क्रांति, आपः क्रांति, पृथ्वी क्रांति। अब सर्वत्र राम नाम की क्रांति चाहिए। जय श्री राम। भारत में रहना होगा तो सीता राम, क्या कहना होगा? खतरी बड़ा। धीरेन्द्र शास्त्री बड़े लोकप्रिय कथावाचक हैं। वो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार करने निकले हैं। नई उम्र के हैं, नौजवान हैं, अच्छा बोलते हैं। उन्हें देखने सुनने के लिए लाखों लोग पहुंच रहे हैं। इसलिए वो जल्दी से जोश में भी आ जाते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात पर ज्यादा नारे लगाने लगते हैं, ज्यादा तालियां बजती हैं, सभा में और जोश पैदा होता है। इसलिए वो बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र की बात करना बेमानी है। वो सनातन धर्म का प्रचार करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां तक मौलाना मदनी और मौलाना हसन का सवाल है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कि सियार की मां शेर नहीं जनती, भेड़ियों के झुंड से शेर नहीं डरते, ये ठीक नहीं है। और जहां तक मौलाना अरशद मदनी का सवाल है, वो बुजुर्ग हैं, मुसलमानों में उनकी बहुत इज्जत है, लोग उनकी बात सुनते हैं, मानते हैं। इसलिए मौलाना मदनी को तो बहुत सोच समझकर बात कहनी चाहिए। वो कह रहे हैं अगर 70 साल पहले कांग्रेस ने यही काम कर दिया होता तो आज कांग्रेस ऑपोजिशन में ना होती। अब बजरंग दल 70 साल पहले तो बना नहीं था, उस वक्त आरएसएस थी। कांग्रेस आरएसएस पर बैन लगाकर उसका नतीजा देख चुकी है। राम मंदिर आंदोलन के बाद बजरंग दल पर भी बैन लगाया गया था, उसका नतीजा भी कांग्रेस भुगत चुकी है। इसलिए मदनी अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस चने के झाड़ पर चढ़ जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। मौलाना मदनी को तो यह देखकर अचरज होगा कि कांग्रेस आजकल हिंदुत्व के रास्ते पर चल पड़ी है। आज कर्नाटक विधानसभा में इसकी एक झलक दिखाई दी। कर्नाटक में चुनाव के बाद आज जब विधानसभा का सेशन शुरू हुआ तो उससे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गौमूत्र और गंगा जल से असेंबली का शुद्धिकरण किया। असेंबली के बाहर पूजा की गई, हवन हुआ, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। उसके बाद असेंबली के चारों तरफ गौमूत्र और गंगा जल छिड़का गया। आज जब कांग्रेस के नेताओं से इसका सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी तो विधानसभा का शुद्धिकरण हुआ है, अब सिस्टम का शुद्धिकरण किया जाएगा। बीजेपी की सरकार के वक्त तो घपले घोटाले हुए, सबकी जांच की जाएगी। All the actions of the BJP, the 4 years,
whatever corrupt practices they have done, whether it is irrigation, PWD, Bangalore development, or any other this one, including PSI recruitment or any other recruitment. All these things will be closely examined, and wherever malpractices, corruption is involved, or I have an information there in some departments they have jacked up the estimation cost also. This is a very new thing they have done. जो भी गलती होती है, जो भी वहाँ पर अक्रम हुआ है, अव्यवहार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसका सब जो है ना तहकीकात होगा, उसका इंक्वायरी होगा. जो भी गलत पाए जाएंगे, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कितना भी जो है ना ऊपर वाले हो, ताकत वाले हो, उनके ऊपर एक्शन होगा. कांग्रेस ने करप्शन के खिलाफ एक्शन की बात की, अच्छा है, लेकिन शुद्धिकरण की बात की, इस पर बीजेपी ने जवाब दिया. बीजेपी के विधायक भरत शेट्टी ने कहा, देर से ही सही, कांग्रेस को अकल तो आई. अब कांग्रेस के नेता भी गौमूत्र को पवित्र मानने लगे हैं. अब कांग्रेस के नेता भी तिलक लगाने लगे हैं, जनेऊ पहनने लगे हैं. भरत शेट्टी ने कहा कि कम से कम हिंदुत्व की ताकत कांग्रेस को समझ में तो आई. The cleansing of the Vidhan Saudha should have been done in the Siddharamayya's last term only after he took the office. Maybe we should have done it. This is a place of truth. We don't need anyone to come and cleanse the whole thing. No one needs it. This is a place of truth. Everyone takes an oath. Even Congress, BJP or whoever takes an oath and works here. That's just a gimmick. Welcome thing is they are using Gomutra. The Congress people have started. Now they have Mr. Sitaram only during his campaigning. He used to wear tilak from his nose till his forehead. I mean, till the end of his hairline, I would say. This is the same person who said he was afraid of people who are wearing tilak. And their boss, Rahul Gandhi, used to wear his Jenu outside his shirt. And they were understanding the importance of Hindu votes also. If they are using Gomutra, that's a welcome thing for that. But the usage is wrong. कांग्रेस गौमूत्र से विधानसभा का शुद्धिकरण करे, गंगाजल छिड़के, तो बीजेपी के लोग भी उसको वेलकम करेंगे. लेकिन मुश्किल यह है कि जब मुंबई में बीजेपी के कार्यकर्ता गौमूत्र से शुद्धिकरण करते हैं तो उद्धव ठाकरे बीजेपी को गौमूत्रधारी कहते हैं. अब वो कांग्रेस को क्या कहेंगे? वैसे कर्नाटक के चुनाव नतीजों से कांग्रेस ने सिर्फ हिंदुत्व का सबक नहीं सीखा. कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि मुफ्त की योजनाओं का ऐलान चुनाव में फायदा पहुंचाता है. ये चुनाव जीतने का अच्छा फार्मूला है. इसलिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और हरियाणा में अभी से ऐलान कर दिया है कि अगर अगले चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनती है तो जनता को क्या क्या मुफ्त मिलेगा. इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं. आज कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, हर महिला को 1500 रुपए महीने दिए जाएंगे, किसानों का कर्ज माफ होगा, 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी और अगले 200 यूनिट बिजली का बिल आधा होगा. हरियाणा में तो विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन उसके लिए अभी से कांग्रेस ने मुफ्त की योजनाओं का ऐलान कर दिया. कांग्रेस का कहना है अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो हर गरीब को 100 गज का प्लॉट मुफ्त में मिलेगा. हरियाणा में बुजुर्गों को हर महीने 6000 रुपए ओल्ड एज पेंशन दी जाएगी. और इसके अलावा कांग्रेस ने हरियाणा में भी 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने के साथ साथ पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने का वादा किया है. कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने तो इन 5 गारंटीज को बाकायदा एक रैली में अनाउंस भी कर दिया. हाथ से हाथ जोड़ो किसान को एमएसपी की गारंटी से और किसान को मान सम्मान से जोड़ो ताकि 10 साल तक जैसे हमारी सरकार में आंदोलन नहीं करना पड़ा, किसान को आगे जब सरकार बने कांग्रेस की तो आंदोलन ना करना पड़े. तो किसान को एमएसपी की गारंटी और मान सम्मान से जोड़ो. चौथा संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ो नौजवानों को काम से जोड़ो, रोजगार से जोड़ो. 2 लाख पद जो समाप्त कर दिए रिक्त पड़े हैं, पहली कलम से जिस दिन आपकी सरकार बनेगी पहली कलम से 2 लाख नौकरियों की भर्ती निकालने का काम करेंगे प्रदेश के नौजवानों को. हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो. महंगाई का चक्कर तोड़ो. जो अभी सिलेंडर कह रहे थे जो पहुंच गया आज 12-3 गुना हो गया. जैसे राजस्थान की हमारी सरकार ने 500 रुपए में सिलेंडर करके दिखाया. हाथ से हाथ जोड़ो.
हर गृहिणी को 500 रुपए सिलेंडर से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, हमारा संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ो, महंगाई का चक्कर तोड़ो और हर परिवार को, आज बिजली के जो इतने बिल आ रहे हैं, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, हमारा अगला संकल्प। कांग्रेस को मुफ्त की गारंटी का रास्ता केजरीवाल ने दिखाया। मुफ्त बिजली पानी के मुद्दे पर केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में सरकारें बना ली। कांग्रेस को कर्नाटक में 5 गारंटी देने का फायदा हुआ, इसीलिए अब कांग्रेस सभी चुनाव में इसका इस्तेमाल करना चाहेगी। दूसरे दल भी इसी फॉर्मूले पर चलेंगे। हो सकता है इससे सियासी दलों को चुनाव में फायदा हो जाए, लेकिन इस तरह की योजनाओं से नुकसान देश का होता है, लॉन्ग टर्म में जनता का होता है। लोगों को सोचना पड़ेगा इस तरह के वादों को सरकारें कैसे पूरा करेंगी। कर्नाटक में कांग्रेस ने जो गारंटीज दी हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हर साल कम से कम 60,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जबकि इस साल कर्नाटक का कुल बजट 3 लाख करोड़ का है। तो सोचिए, इन गारंटीज को पूरा करने के लिए कांग्रेस की सरकार इतना पैसा कहां से लाएगी। इसी तरह कोई पूछे, हरियाणा में सभी गरीबों को मुफ्त में प्लॉट देने के लिए कांग्रेस जमीन कहां से लाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि राजनीतिक दल वोट के लिए कुछ भी वादे कर सकते हैं, लेकिन इन मुद्दों पर वोट देने से पहले जनता को जरूर सोचना चाहिए। आज की एक अच्छी खबर आपको बता दूं, श्रीनगर में आज से G20 देशों की एक बैठक शुरू हुई है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, जिसका मैसेज पूरी दुनिया में गया है। आज से श्रीनगर में टूरिज्म पर G20 के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू हुई। इस मीटिंग में अमेरिका, जापान, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, साउथ कोरिया और सिंगापुर समेत 20 देशों के 60 से ज्यादा डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने पारंपरिक तरीकों से विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। टूरिज्म पर G20 के वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक है। इससे पहले कच्छ के रण और सिलीगुड़ी में भी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन श्रीनगर में अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग हो रही है, जो 24 मई तक चलेगी। इसके लिए श्रीनगर को खूब सजाया गया है। डल लेक पर सजे धजे शिकारे खड़े हैं। पूरे श्रीनगर में डोगरी और कश्मीरी संस्कृति की झांकी पेश करने वाली सजावट की गई है। डल लेक के पास शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है। यहां जो कल्चरल प्रोग्राम हुए, उसमें ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली RRR फिल्म के स्टार रामचरण भी शामिल थे। उन्होंने कोरिया के डेलीगेट्स के साथ अपनी फिल्म के मशहूर सॉन्ग नाटू नाटू पर डांस भी किया। जब श्रीनगर में G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग करने का ऐलान किया गया था, तब से ही पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा था। पाकिस्तान के अलावा चीन, सऊदी अरब और टर्की वर्किंग ग्रुप की इस मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। श्रीनगर में जब G20 की मीटिंग हो रही थी, तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पहुंच गए। POK की राजधानी मुजफ्फराबाद में बिलावल ने गुलाम कश्मीर के नेताओं से मुलाकात की। बिलावल ने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग करे, इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव भी कराए। भारत में G20 सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि वो तरक्की की सोच रहे हैं, तो फिर यहाँ का तरक्की पे क्यों एतराज़ करते हैं। बुनियादी मसला ये है कि मेरा एतराज़ ये नहीं है कश्मीर के अवाम यहाँ हो, आज़ाद कश्मीर में हो या मकबूजा कश्मीर में हो। मैं चाहता हूँ कि इनका तरक्की हो, उनको रोज़गार मिले, मुआशी मौके मिले, मगर मैं ये भी चाहता हूँ कि वो अपने फ़ैसले करे, अपनी किस्मत के फ़ैसले करे और वो ख़ुद फ़ैसला करे कि इनका मेहनत का फल, उनका टूरिज़म का फल क्या न्यू दिल्ली को खाना चाहिए या श्रीनगर को खाना चाहिए। श्रीनगर में G20 की मीटिंग से दुनिया भर में बड़ा मैसेज जाएगा। दुनिया भर के लोग देख सकेंगे कि जम्मू कश्मीर की हकीकत क्या है, वो वाकई में कितना शांत, कितना सुंदर है। और इस बात से सबसे ज्यादा तकलीफ पाकिस्तान को होती है, यह भी जाहिर है। ये बात बिलावल भुट्टो की बात में दिखाई दी। ये बात कितनी चुभी उन्हें। हालांकि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर नहीं है जिन्होंने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पहुंचकर इतनी बड़ी बड़ी बातें की हों। वो शायद ये भूल गए कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है। अब भारत पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देता है।
बिलावल भुट्टो को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का स्वाद नहीं भूलना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने फिर से शरारत करने की कोशिश की तो फिर से करारा जवाब मिलेगा। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि जापान और पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। सिडनी में भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। मोदी जिस होटल में रुके हैं उनके वहां पहुंचने से पहले सैकड़ों भारतीय मूल के लोग कई घंटों पहले वहां पहुंच चुके थे और जैसे ही मोदी पहुंचे, मोदी मोदी के नारे लगने लगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने, उनके पैर छूने, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए होड़ सी मच गई। कोई प्रधानमंत्री से उनकी तस्वीर पर ऑटोग्राफ चाहता था, कोई उन्हें गाना सुनाना चाहता था और मोदी ने किसी को निराश नहीं किया। कई लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाई और कुछ लोगों का गाना भी सुना। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आए हैं। वो अगले 2 दिनों तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बैठक होगी, डिनर होगा और कल सिडनी के ओलंपिक पार्क में उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे जहां 20,000 से ज्यादा इंडियन ओरिजिन के लोग मौजूद होंगे। ऑस्ट्रेलिया में करीब 6 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। यह रहने वाले लोगों का कहना है कि मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, भारत को लेकर दुनिया का नजरिया काफी बदला है। मोदी जी के लिए आप सब लोग जानते हैं जिस तरह का रिस्पेक्ट उनको मिला और सब लोग ये चाहते हैं। आज तो ये माहौल बन गया कि उनके पैर छुए जाते हैं। मोदी के पावर में आने से बाद इंडियंस की जितनी भी छवि है पूरे ऑस्ट्रेलिया में, दैट हैज चेंज्ड। मेरा मानना है कि उनके पावर में आने के बाद आई थिंक इंडिया का जो वर्ल्ड में स्टेचर है इट हैज डेफिनेटली ग्रोन। मोदी जी के आने के बाद जो चेंजेस आ गए हैं इन परसेप्शन ऑफ द पीपल अराउंड अस, हम खुशनसीब है कि भारत को नरेंद्र मोदी जी जैसा पंतप्रधान मिला है। इंडिया टीवी के संवाददाता देवेंद्र पाराशर सिडनी में मौजूद हैं और जब नरेंद्र मोदी भारतीय मूल के लोगों को एड्रेस करेंगे, वो एड्रेस आप इंडिया टीवी पर लाइव देख सकेंगे। मेरे लिए वक्त है आपसे विदा लेने का। आपसे मेरी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।